तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर को लेके थोड़ा डाउट है, मतलब सिलेबस जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमने तो मैथ में दिए, लेकिन बहुत सारे बुक में ना आउट ऑफ सिलेबस भी थे। अब पहले वो था ओल्ड सिलेबस में था, अब क्या न्यू सिलेबस में इसको नहीं दिए, बट बहुत सारे बुक्स में उसको दिए। ठीक है, लेकिन है कि इसमें इसमें ही ऑप्शन आएगा, अगर वो दे रहे तो ऑप्शन आएगा, दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या है समझते हैं। चैप्टर का नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। ओके, कंपलसरी है, चैप्टर से आएगा ही क्वेश्चंस। अब समझते हैं होता क्या है। दोनों ही तो परचेज हो रहे हैं ना, तो परचेज है तो सेल भी तो कोई ना कोई कर रहे हैं। अरे बोलो हम खरीदेंगे तो कोई ना कोई बेचेगा, तो इसमें दो पर्सन है, एक सेलर और एक बायर। सेलर बेच रहे, बायर खरीद रहे, तो नॉर्मली परचेज सेल तो होता ही है। तो फिर हायर परचेज क्या, इंस्टॉलमेंट परचेज क्या। मतलब हम शॉप में गए, इसमें जनरली होता है कैपिटल गुड्स जो लॉन्ग टर्म यूज होता है, ये सब गुड्स में अप्लाई होता है। हम एक शॉप में गए, एक लैपटॉप खरीदना है और एकदम लेटेस्ट वर्जन, मतलब मैकबुक, मतलब एप्पल का मैकबुक लेना है। तो उनको दाम बोले कितना लगेगा, वो बोला 2 लाख रुपया। बोले 2 लाख रुपया, अभी तो सिर्फ हम 60-70 हजार रुपया लेके आए। तो ठीक है, थोड़ा प्रीमियम है तो 1 लाख तक हो जाएगा, 2 लाख, लेकिन लेना है मैकबुक। तो हमको ऑप्शन दिए, बोले कोई बात नहीं है, अब 60 हजार लेके आए ना, उतना भी नहीं देना है, अभी 40 हजार रुपया दे दो और बाकी जो पैसा वो इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। फ्लिपकार्ट ऐसा आजकल ऑफर दे रहे ना, कुछ पे करो बाकी इंस्टॉलमेंट में दे दो। बीच में बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा फाइनेंस कर देते, आपका पेमेंट हो जाता है। तो सेलर हमको बोल रहे कोई टेंशन नहीं लेना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा लेना है मैकबुक में से। 2 लाख से लेके 2.5 लाख रेंज डिफरेंट डिफरेंट है। बोले ठीक है, 2 लाख का ही हमको दीजिए। तो हम बोले कितना देना पड़ेगा, ठीक है अभी 40 हजार दे दीजिए और बाकी पैसा इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। ठीक है, और हर महीना दीजिएगा और 10 इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा, बाकी पैसा 10 इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा मंथली। कितना करके इंस्टॉलमेंट दे, तो बोला ठीक है आप 15 हजार करके, 15 हजार नहीं 18 हजार करके 10 इंस्टॉलमेंट दीजिएगा। तो 18 हजार करके 10 में 1,80,000 प्लस 40 हजार इमीडिएटली है, तो टोटल कितना देना पड़ा, 1,80 और 40, 2,20। 1,80 इमीडिएट पे किए थे, 40, 2,20 टोटल पेमेंट कर। हाँ 40 दिए थे ना इमीडिएट, इसके बाद 10 इंस्टॉलमेंट्स 18 हजार करके 2,20 देना पड़ रहा है। और एट ए टाइम हम खरीद लेते तो 2 लाख डिमांड कर रहा था, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट दिया है तो हमको कितना देना पड़ रहा है, 2,20 देना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है ना। हम तो अब अपना जो ड्रीम था मैकबुक खरीदेंगे, वो तो मैकबुक खरीद करके लेके आ गए, यूज कर रहे ना। लेकिन उसमें एक टर्म लिखे, वो एग्रीमेंट होगा ना, क्योंकि पेमेंट आगे हुआ नहीं पूरा। उस एग्रीमेंट, सेल्स का जो इनवॉइस है, उस एग्रीमेंट में लिख दिए ओनरशिप आपको तभी देंगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करो। अभी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओनरशिप तब देंगे, कब देंगे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब ओनरशिप हमको मिलेगा। हम बाई किए ना, हम दबाया, तो सेलर हमको ओनरशिप कब ट्रांसफर करेंगे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा। मतलब उनको पूरा 2,20 मिल जाएगा, तभी हमको ओनरशिप देगा, और इसी का नाम हो गया हायर परचेज। ठीक है, अब आ जाते तो इंस्टॉलमेंट परचेज क्या है। एकदम सेम एग्रीमेंट है, 40 हजार अभी दे दो और 18 हजार करके 10 इंस्टॉलमेंट मंथली दे दो, ठीक है ना। लेकिन इंस्टॉलमेंट में एग्रीमेंट ही होता है ओनरशिप आपको इमीडिएट मिल जाएगी। ओनरशिप आज जो 40 हजार पे करके, लेकिन उसी टाइम ही हमको ओनरशिप मिल जाएगा।
एक ही चीज हो रहे हैं, लेकिन एक में ओनरशिप कब मिल रहा है? जिस दिन एग्रीमेंट किए थे उसी दिन ओनरशिप मिल गया, और दूसरे में ओनरशिप कब मिलेगा? जब फाइनल पेमेंट करेंगे तब मिलेगा। यही अंतर है हायर परचेज और इंस्ट्रूमेंट परचेज में। इमीडिएट जो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट किए, एग्रीमेंट के दिन जो पे किए ना, उससे टाइम हमको ओनरशिप मिल जाएगा। तो बोलो कौन सा बेटर है? इंस्टॉलमेंट बेटर है, ओनरशिप मिल गया ना। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग उतना देखते नहीं। बोलो इंस्टॉलमेंट मंथली ईएमआई में ले लो ना, ठीक है ना, ईएमआई में ले लिए और बाद में फेल किए। बोलो फाइनेंस कंपनी आते ना ईएमआई लेने के लिए, और फेल किए तो घर से सामान लेके चला जाएगा। हायर परचेज में क्योंकि ओनरशिप उनके पास है ना, तो सेलर वो सामान वापस लेके चला जाएगा। मेरा राइट ही नहीं है। उनको बोले अरे भाई सामान क्यों लेके जा रहे हो? तो मेरा सामान है। बोला तुम्हारा सामान प्रूफ दिखाओ, ओनरशिप ही तो नहीं है ना। तो हायर परचेज में रिस्क है, बाई चांस इंस्टॉलमेंट फेल करेंगे, उस सेलर अपना सामान वापस लेके जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इंस्टॉलमेंट में कोई रिस्क नहीं है, ओनरशिप जब मिल गया, अब उसे पेमेंट के लिए कोर्ट में जा सकता है, लेकिन कभी मेरा सामान वापस नहीं ले जा सकता है। तो दोनों एक ही जैसा हो रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। एक में हमको ओनरशिप तुरंत मिल जाएगा, दूसरे में ओनरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन आप लोगों का आएगा ना हायर परचेज से ही आएगा, इसीलिए चैप्टर इंपॉर्टेंस हायर परचेज, ठीक है। ओके, तो हायर परचेज क्या हो रहा है बोलो? दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट हो रहे हैं। क्या चीज का? कुछ बाइंग का या सेलिंग का एग्रीमेंट हो रहा है। सेलर तो सेलर का एग्रीमेंट कर रहे हैं, बायर तो बायर का एग्रीमेंट कर रहे हैं। एक ही एग्रीमेंट डीड है, एग्रीमेंट पेपर, उसमें सिग्नेचर होगा, कुछ नहीं इनवॉइस है, चालान, उसमें सिग्नेचर। तो उस एग्रीमेंट में ये बताया गया इस सामान आपको दिया जाएगा यूज करने के लिए, ठीक है, और अब पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट में, और ओनरशिप आपको तभी दिया जाएगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, ठीक है ना। दैट इज हायर परचेज। तो आप लिख लेते हैं हायर परचेज होता क्या, डेफिनेशन। हायर परचेज ही होता है, हाँ, फोन आप खरीदते हो ना, फ्रीज एक्सेट्रा, एसी खरीदते हो इंस्टॉलमेंट में, सब हायर परचेज है। ईएमआई फेल करके देखो, एक ईएमआई फेल किए और रिमाइंडर एक करेगा, सेकंड फेल किए लेके चला जाएगा, हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ओके, तो लिखो आप इसमें पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट लिखो हायर परचेज। नहीं नहीं, ये सब पे प्रैक्टिकल ही आएगा, 100% समझ लेना, प्रैक्टिकल आएगा। कहीं पे थ्योरी दे रहे तो ऑप्शन में दे रहे, और सबसे प्रैक्टिकल मिले। हाँ, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें टोटल प्रैक्टिकल मिले, कहीं पे थ्योरी दे रहे ऑप्शन और करके, ठीक है। ओके, व्हाट इज हायर, लेकिन कंसेप्ट तो समझना है ना। द एग्रीमेंट बिटवीन, किस किस का बीच एग्रीमेंट? बिटवीन बायर एंड सेलर। एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर टू, अगर बायर लेकर टू बाई गुड्स, टू परचेज गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, मतलब आपको पेमेंट कैसे करना है? इंस्टॉलमेंट बेसिस, है ना। where the ownership transfer to buyer, ट्रांसफर टू, बोलो तो कब ट्रांसफर कर होएगा? आफ्टर पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा लिखेंगे, बट पोजेशन
possession transfer at the time of agreement. Time of agreement. दो चीज ट्रांसफर हो रहे हैं, एक तो बोले पॉजिशन ट्रांसफर हो रहे हैं एग्रीमेंट के टाइम, और एक ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है एट द एंड ऑफ फाइनल पेमेंट। तो दो चीज ये समझना होगा, एक तो ओनरशिप ट्रांसफर और एक पॉजिशन ट्रांसफर, है ना। ओनरशिप ट्रांसफर और यहां लिखे पॉजिशन ट्रांसफर। पॉजिशन का मतलब कुछ नहीं, राइट टू यूज, राइट टू यूज, यूज करने का राइट वो तुरंत मिल जाएगा हमको। ऐसा नहीं कि लैपटॉप का दाम था कितना 2 लाख, कैश में खरीदते तो 2 लाख लेता ना, इंस्टॉलमेंट में 2 लाख बीस दे रहे, ठीक है, तो इमीडिएट कितना पे किए 40,000। तो ये नहीं कि अरे 2 लाख का 40,000 20% ही तो पे किए, तो पूरा 24 घंटा में से 20% टाइम ही आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पूरा 24 घंटा यूज करो ना, ऐसे यूज होता नहीं, सोना भी तो पड़ता है, ठीक है। मतलब रात में लैपटॉप ऑन करके छोड़ दो कोई बात नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज करने का अधिकार पूरा है, ठीक है ना। दैट इज राइट टू यूज, उसको क्या बोलोगे पॉजिशन। तो पॉजिशन का मतलब क्या हो रहा है, राइट टू यूज। और ओनरशिप मतलब अरे आपको मालिकाना मिलेगा, दैट इज ओनरशिप या टाइटल बोलते हैं, टाइटल ट्रांसफर, ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर वो लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है। तभी आप लीगली क्लेम कर सकते हो आपका एसेट से। अब जब ओनरशिप ही नहीं मिला लीगली तो क्लेम नहीं कर सकते आपका एसेट से, इसीलिए तो सेलर वो लेके जाता है, हेल्प करोगे तो इंस्टॉलमेंट वो लेके जाएगा ना। तो ये दोनों चीज में समझ में, ओनरशिप ट्रांसफर और क्या पॉजिशन ट्रांसफर। पॉजिशन ट्रांसफर हो गया मतलब राइट टू यूज, और पूरा ट्रांसफर हो जाएगा जिस दिन एग्रीमेंट किया उस दिन, ठीक है ना। मतलब मैंने लैपटॉप लेके आए 40,000 देके, अब आके टोटली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्लियर है? यस। तो फिर दूसरा में आ जाते हैं, दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट परचेज। इंस्टॉलमेंट परचेज बोलो, इसमें क्या चेंजेस आएगा। इसमें पॉजिशन देखना ही नहीं है, ओनरशिप ही जब मिल गया, अब हम यूज करेंगे या क्या करेंगे उससे क्या मतलब। हम ऐसे शोकेस के लिए सजाने के लिए लेके आए, लैपटॉप खरीदे सजाने के लिए, क्या मतलब है। हम भाई पैसा देंगे आपको ना इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो ओनरशिप तो मिल जाएगा ना तुरंत। वैसे लिखो ये भी, द एग्रीमेंट लिखो, लिखो द एग्रीमेंट between buyer and seller to buy या purchase goods on installment payments, on installment payments where ownership, the ownership transfer to buyer at the date of agreement, ठीक है, at the date of agreement। इसमें पॉजिशन से कोई मतलब नहीं, बस एग्रीमेंट ओनरशिप ही मिल गया, बस इसके बाद हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मेरा मैं, हाँ ठीक है, उनको पे करना होगा, इंस्टॉलमेंट है ना, और पे नहीं करेंगे कोर्ट में जा सकते हैं, सामान वापस नहीं ले जा सकते। तो दोनों में इतना डिफरेंस है। अब आ जाते हैं कुछ टर्म्स सीखेंगे हायर परचेज में, सम टर्म्स यूज इन हायर परचेज। थर्ड पॉइंट, टर्म्स यूज्ड इन हायर परचेज। क्या क्या टर्म्स यूज होता है। पॉइंट 1 लिखो, ऑब्वियसली तो दो पार्टी है, एक बायर एक सेलर है, ये हम नहीं लिख रहे, ये तो होगा ऑब्वियसली परचेज सेल का ट्रांजैक्शन में तो बायर सेलर होगा ना, वो नहीं लिख रहे। इसमें क्या क्या टर्म सीखना होगा, एक तो कैश प्राइस,
कैश प्राइस ऑफ एसेट्स, कैश प्राइस ऑफ एसेट्स। व्हाट इज कैश प्राइस ऑफ एसेट्स? अगर कैश में खरीदते तो कितना पे होता? हाँ हाँ, अगर कैश में सामान खरीदते तो कितना पे होता, दैट पेमेंट इज कॉल्ड कैश प्राइस। ठीक है, तो कैश प्राइस का मतलब हो रहा है अगर इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद करके कैश में खरीदते तो हमको कितना पे करना होता। जैसे अभी लैपटॉप का लिए थे, अगर कैश में खरीदते 2 लाख लेता ना, लेकिन वो उसी को इंस्टॉलमेंट में ले रहे थे, 2,20,000 टोटल ले रहा था, तो कैश प्राइस कितना था? 2 लाख। टोटल पेमेंट 2,20,000 की, मतलब 2,20,000 नहीं, कैश प्राइस क्या बना जाएगा? 2 लाख। तो जस्ट चैप्टर शुरू किए, हायर परचेज। ठीक है, क्या होता है हायर परचेज? मतलब बाई कर रहे हैं लेकिन हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ओनरशिप तभी हमको दिया जाएगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, दैट इज हायर परचेज। देखो फ्लिपकार्ट ये सब देते ना, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो, हाँ तभी ओनरशिप आपको मिलेगा। लेकिन इसमें पॉजेशन मिल जाएगा तुरंत, पॉजेशन मतलब राइट टू यूज, यूज करने का अधिकार उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन एग्रीमेंट किए थे, दैट इज हायर परचेज। ठीक है, और दूसरा है इंस्टॉलमेंट परचेज, इसमें भी वही सेम थिंग, लेकिन ओनरशिप इमीडिएट मिल जाएगा, एग्रीमेंट के दिन ही मिल जाएगा, वैसा ही है। अब हायर परचेज में कुछ टर्म लिख रहे हैं, क्या है? कैश प्राइस ऑफ एसेट्स। तो व्हाट इज कैश प्राइस? लिखो द प्राइस पेएबल बाय बायर, द प्राइस पेएबल बाय बायर in cash purchase instead of hire purchase। मैंने हायर परचेज में तो खरीदे, लेकिन हायर परचेज बेसिस नहीं खरीद करके इसी को कैश में खरीद लेते तो जो पेमेंट होता ना उसको क्या माना जाएगा? कैश प्राइस ऑफ एसेट्स। ठीक है, मैंने एसेट्स बाई कर रहे हैं तो मेरे लिए एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, तो अकाउंट में कौन सा प्राइस लिखेंगे? कैश प्राइस। यानी कि कैश में खरीद लेंगे 2 लाख और इंस्टॉलमेंट बेसिस टोटल ले रहे 2,20,000, तो 2,20,000 एसेट्स का कॉस्ट नहीं है। एसेट्स का कॉस्ट कितना लिखेंगे? 2 लाख, क्योंकि एसेट्स पे आगे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस पे? 2 लाख पे ही करेंगे। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ बायर, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ बायर, और इसी पे डिप्रिसिएशन आगे चार्ज किया जाएगा। इट इज द कॉस्ट ऑफ बायर। पोजेशन मतलब राइट टू यूज, यूज करने का अधिकार। इट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ बायर and buyer charge depreciation चार्ज करते डिप्रिसिएशन ऑन सच कॉस्ट। ठीक है, डिप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, बहुत सारे मेथड है, लेकिन इसमें जैसे बोलेगा उसके हिसाब से इसी कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, टोटल पेमेंट मेरा एसेट्स का कॉस्ट नहीं है, कैश में खरीदते क्या पे होता वही माना जाएगा। ठीक है, आगे उसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ना। क्वेश्चन आ रहा है जो सर मैंने तो आज लैपटॉप लेके आए, यूज भी कर रहे हैं, लेकिन ओनरशिप तो मिला नहीं। जब ओनरशिप ही नहीं मिला, मेरा एसेट से नहीं हुआ, लीगली तो एसेट्स नहीं हुआ ना, तो अगर डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेंगे? मेरा एसेट्स होता तभी ना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अभी तक तो मेरे पास ओनरशिप आया नहीं, तो इसमें एक क्लॉज फॉलो होता है, एक रूल फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब क्या होता है? ये बोलता है लीगलिटी को प्रायोरिटी नहीं देना, रियलिटी को प्रायोरिटी दो। लीगलिटी को प्रायोरिटी नहीं देना, किसको प्रायोरिटी देना है? रियलिटी। ऑलवेज लीगल मैटर्स नहीं देखोगे कि आप खरीदने के लिए तो एक्चुअली गए थे, आपका होगा इसीलिए तो गए थे, रियलिटी तो यही है ना। और आप अब क्या इसीलिए गए थे? हम 2 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इसके बाद फेल करेंगे।
ऐसे इसी इंटेंशन से गए थे, नहीं आपको लेना था, अभी पूरा नहीं कर पाए तो इसलिए पार्ट पार्ट पे कर रहे हो। तो लीगैलिटी को छोड़ो, ओनरशिप नहीं मिला ऐसा बात नहीं है, रियलिटी को ये करो, प्रायोरिटी दो। तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो इसलिए डेप्रिसिएशन इसीलिए चार्ज किए जा रहे हैं, ओनरशिप नहीं मिला फिर भी चार्ज किया जा रहा है। क्यों चार्ज किया जा रहा है, इसके पीछे रियलिटी को प्रायोरिटी देना है देन लीगैलिटी। इसको एक क्या बोलते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये अप्लाई होता है इसमें, ठीक है। ओके ठीक है, समझ में आया? उतना जरूरत नहीं है, अकाउंट्स बोल देगा डिप्रेशन तो हम लोग चार्ज करते जाएंगे, लेकिन क्यों चार्ज हो रहा है, क्वेश्चन तो आ रहा है जब तक ओनरशिप तो नहीं मिला। सर सेकंड पॉइंट, देखो डाउन पेमेंट, सेकंड पॉइंट लिखो, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट होता है पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एग्रीमेंट किए उस दिन जितना पे किए ना, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कब, जब खरीदे उसी टाइम तो डिलीवरी ना। तो पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, या ये बोल सकते हो डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट या डिलीवरी ऑफ गुड्स, उस टाइम जितना पे किए, जैसे 40,000 पे किए तो हो गया आपका डाउन पेमेंट, ठीक है। थर्ड, आगे इंस्टॉलमेंट्स होगा लेकिन हम नहीं लिख रहे, इंस्टॉलमेंट्स तो होएगा, शुरू में तो लिखे थे इंस्टॉलमेंट, ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट तो इंटरेस्ट ऐड करके लेगा ना, इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जो लिखेंगे हम, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, ठीक है, एचपी प्राइस शॉर्ट में यूज करेंगे, एचपी प्राइस। अल्टीमेटली टोटल मेरा कितना पेमेंट हो रहा है, वो प्राइस हो गया हायर परचेज प्राइस, ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस इक्वल टू, ये लिखो इसमें एचपी प्राइस, दिस इज इक्वल टू एचपी प्राइस इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, दो चीजें, एक कैश प्राइस, सॉरी कैश प्राइस नहीं, देखो डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स। जैसे 18,000 करके 10 इंस्टॉलमेंट्स है, तो 18,000 इंटू 10 1,80,000, और इमीडिएट डाउन पेमेंट किए थे 40, तो ये सबको जोड़ लो ना, टोटल इंस्टॉलमेंट्स 1,80,000, डाउन पेमेंट 40, जोड़ोगे आएगा ना हायर परचेज प्राइस। एक ऑप्शन हो गया। और ऑल्टरनेटिवली इसको और कैसे फाइंड कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, मतलब कैश में खरीदते 2 लाख लेता, वैसे इंस्टॉलमेंट के हिसाब से टोटल 2,40,000 दिए, तो दो जो 20,000 एक्स्ट्रा पे किया, क्या इंटरेस्ट ही तो लिए ना हमसे, तो कैश प्राइस 2 लाख और इन टोटल इंटरेस्ट 20,000 जोड़ लेंगे तो भी तो आएगा। तो दो ऑप्शन है इसमें कैलकुलेशन करने का, एक तो हो गया डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स, है ना, और सेकंड क्या हो गया, कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। ना क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से देखेंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ओके रखे थे। तो देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शन, एक तो हो गया डाउन पेमेंट के साथ टोटल इंस्टॉलमेंट जोड़ लोगे, है ना, और सेकंड क्या हो गया आपका, अगर कैश प्राइस पता है कोई भी एक से फाइंड करना होगा, और क्वेश्चन पे हाँ एक ही बात है, तो हायर परचेज कैलकुलेशन करके 2 तरीका है हायर परचेज का, हाँ लास्ट इंस्टॉलमेंट सब मिला के कितना पे किए उसको जोड़ के भी तो वही आएगा ना। तो कैलकुलेशन का 2 डिफरेंट वे, दोनों ही बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक बोलो समझ में आया ना। पॉइंट 4, रीपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
रिपोजिशन, POSSESSION। पोजेशन क्या बताए थे बोलो तो? राइट टू यूज। हमको अधिकार दिए थे भाई आप यूज करो, लैपटॉप लेके जाओ, यूज करो आराम से। बहुत अच्छा लैपटॉप लेके गए आप, ठीक है ना, एकदम आपको काम करके मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, मजा आएगा, देखते हैं कितना मजा आएगा। हम यूज कर रहे हैं और हम इंस्टॉलमेंट बाई चांस फेल किए, तो पोजीशन हमको मिला था, पोजीशन वापस गया, वो लेके चला जाएगा ना, क्योंकि ओनरशिप हमको नहीं दिए थे। तो पोजीशन वापस लेना उसी को बोलते हैं रीपोजिशन। ऑब्वियसली अरे पेमेंट करेंगे तो फिर वो क्यों लेके जाएगा? बाई चांस आप इंस्टॉलमेंट फेल किए, ओनरशिप हमको दिया था, कब दिया था? इंस्टॉलमेंट फेल किए, तो इंस्टॉलमेंट फेल किए तो क्या होगा? वो सामान वापस लेके जाएगा। सामान वो वापस लेके जाएगा। जब वापस लेके जा रहा है, हर परचेज राइट यूज करने का दिए थे, ओनरशिप तो नहीं दिए थे। तो ओनरशिप जब उनका हो तो अपना सामान लेके जाएगा ना, ठीक है। हाँ, आपको कंसिडरेशन कर सकते हैं भाई, आप इस इंस्टॉलमेंट फेल किए तो नेक्स्ट पेमेंट कर देना विथ ए, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा। उसके बाद भी आप पे नहीं करोगे तो लेके जाएगा। जब लेके जा रहे हैं उसको बोलोगे रीपोजिशन। पोजीशन वापस ले लिए ना, वो आपको पोजीशन दिए थे, आप पोजीशन वापस ले रहे हैं। इतना आसान है, आप लोग क्या कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो? सिंपल पोजीशन हम खरीदे थे, लैपटॉप हम यूज कर रहे थे, बाई चांस इंस्टॉलमेंट फेल किए, वो सामान लेके चला गया, तो पोजीशन हमको दिए थे, पोजीशन वापस लेना। तो पोजीशन टेकन बैक, कौन वापस ले रहे? सेलर। क्यों ले रहे? इंस्टॉलमेंट फेल किए। इंस्टॉलमेंट अगर हम पे कर रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है वापस लेना, ठीक है, समझ में है? तो पोजीशन टेकन बैक, पोजीशन टेक, ओनरशिप तो उनका ही है, उसको तो वापस नहीं हो सकता है, वो हमको दिए ही नहीं। लेकिन पोजीशन जो दिए थे और फिर वापस ले लिए। वापस ले लिए मतलब क्या? वापस सामान लेके चलो। पोजीशन टेकन बैक, टेकन बैक। क्यों वापस लिए? कौन लिए बोलो? बाय वेंडर। वेंडर मतलब सेलर। कौन वापस ले रहे बोलो? वेंडर। वेंडर मतलब सेलर। सेलर अपने पास लेके गए ना वापस, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके, इंस्टॉलमेंट फेल करोगे तो आपका सामान वो वापस लेके जाएगा। हाँ हाँ, सब अभी जितना अच्छा सीखोगे इंटर में सब बेनिफिट देगा। क्वेश्चन आंसर से क्या होता है ना, एक्चुअली चैप्टर जैसे बुक्स होता ना, ऐसा ही हो की है। क्वेश्चन अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे। एनीवे, रिपोजिशन, तो पोजीशन टेकन बैक बाय वेंडर, वेंडर उसको वापस लिए ना, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब रिपोजिशन दो तरह का होता है, कंटिन्यू है। अब रिपोजिशन होता है दो तरह का, एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, रिपोजिशन, एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। पहले कंप्लीट समझते फिर पार्शियल। अच्छा, मैंने एक एसेट्स खरीदे, एक लैपटॉप खरीदे, 10 इंस्टॉलमेंट देना था, मैंने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, 6th इंस्टॉलमेंट फेल किए। इसके बाद थोड़ा बहुत टाइम दिए थे और बाई चांस हम पे नहीं कर पाए, फाइनेंस का क्राइसिस था, वो सामान लेके चला गया। एक ही एसेट्स खरीदे थे, एक ही लेके चला गया, कंप्लीट रिपोजिशन, ठीक है। मतलब जितना के लिए इंस्टॉलमेंट फेल किए उतना ही एसेट्स मेरा लेके चला गया।
चार 5 दे चुके, 6 फेल किए, कभी भी एक फेल करोगे वो लेके चला गया ना, तो जो खरीदे थे वही तो पूरा लेके चला गया, तो इसको क्या बोलोगे? कंप्लीट। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। अब समझा रहे हैं। दूसरा, ऐसे लैपटॉप मैंने 3 खरीदे थे, ठीक है ना, अलग अलग फैकल्टी है, काम करते, तो 3 खरीद लिए, एक साथ थोड़ा कम दाम मिल जाएगा, तो 3 खरीदे। अब इंस्टॉलमेंट सबका एक साथ पे कर रहे थे, एक साथ पे कर रहे थे ना, बाई चांस मतलब मेजर मैक्सिमम पे कर दिए, हमको 10 इंस्टॉलमेंट सबका देना था, है ना, तो लेकिन 8th इंस्टॉलमेंट भी जाके हम फेल किए। तो 8th इंस्टॉलमेंट जब फेल किए, तीनों के लिए फेल किए, एक साथ तो सब दे रहे थे ना, जब फेल किए वो देखा मैक्सिमम तो पे कर दिए, तो 3 में से वो 1 लेके गया। अभी 3 खरीदे थे, तीनों वापस नहीं लेके गया, एक तो पार्शियल हो गया, पार्शियल हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट और पार्शियल में क्या डिफरेंस हो रहा है? हाँ, टोटल नहीं लेके गए, एक पार्ट लेके गए ना। अगर 3-4 खरीदे उसमें से 2-1 लेके जा रहे हैं, तो पार्ट लेके जा रहा है ना, तो उसको पार्शियल बोलोगे। अगर 3 खरीदे थे, एक इंस्टॉलमेंट फिर तीनों लेके चला गया, तो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो एक में कभी पार्शियल हो ही नहीं सकता, एक में तो पार्शियल नहीं होगा कभी। ऐसा नहीं है कार खरीदे थे, वो टायर खोल के लेके जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं करेगा, ठीक है ना, खोल के लेके जाएगा नहीं, वो पूरा कार ही लेके जाएगा। ड्राइवर को रास्ता में हटाएगा, पकड़ लिया, बोले जाओ जाओ, हो गया तुम्हारा, बहुत कर लिए, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर खरीदे तो मदरबोर्ड खरीद करके खोल के लेके जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता है, बाद में वो फंस जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 2-3 खरीद रहे हैं तो पार्ट लेके जा रहे हैं ना, एक लेके गए, 2 लेके गए, तो पार्शियल हो जाएगा। समझ में आया ना? तो कंप्लीट रिपोजिशन मतलब जितना के लिए इंस्टॉलमेंट फेल किए, जितना एसेट्स का इंस्टॉलमेंट फेल किए, उतना एसेट्स ही लेके गया। समझ में आया? टोटल एसेट्स टेकन बैक, for which installments are failed, installments are failed। अगर 2 के लिए फेल किए, दोनों ही लेके गए ना, 3 के लिए फेल किए, तीनों लेके गए, तो क्या हो जाएगा? 3 के लिए फेल किए, तीनों लेके गए, कंप्लीट। जितना के लिए फेल किए उतना ही लेके गए, तो क्या हो जाएगा बोलो? कंप्लीट। ओके, बी सेकंड क्या बोले? पार्शियल। सेकंड लिखो पार्शियल, पार्शियल रिपोजिशन। तो बोलो क्या हो सकता है? पार्शियल क्या हो सकता है? पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स टेकन बैक फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स। दो सबके लिए फेल किए लेकिन पार्ट लेके गए, तभी होगा ना। पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स, ए पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स टेकन बैक फॉर non-payment of installment of total assets। पूछो ना, taken back for which installments are failed, ठीक है। ए पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स टेकन बैक फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है। सबके लिए फेल किए लेकिन एक पोर्शन लेके गए, तो हो जाएगा पार्शियल रिपोजिशन। दोनों अलग से क्यों देख रहे हैं? सबका वैल्यूएशन होता है डिफरेंट। तो जब वापस ले रहे हैं ना वेंडर सेलर, वो आप उसको वैल्यूएशन करके लेके जाएगा, वैल्यूएशन करके लेके जाएगा। अब वैल्यूएशन कैसे होगा? डिप्रेशन लेस करके होता है, बट पार्शियल में कुछ और रूल फॉलो होता है, कंप्लीट में कुछ और फॉलो होता है, ठीक है। इसीलिए वो सीखना जरूरी है। ओके, बोलो क्लियर है?
तो दो तरह का रिपोजिशन हो रहा है। तो बोलो रिपोजिशन कब हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट फेल करेंगे तभी रिपोजिशन हो सकता है, और अगर इंस्ट्रूमेंट फेल नहीं किए लीगली वो रिपोजिशन नहीं कर सकते, पोजीशन मेरे पास ही रहे। ठीक है, यस। ना अब रिपोजिशन है तो इसका कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू ऑफ रिपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिपोजिशन का ही पार्ट चल रहा है लेकिन इसको अलग से लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट 5 लिखो, अलग से पॉइंट लिखो, पॉइंट 5 वैल्यू ऑफ reposition, value of reposition and loss of reposition, loss on reposition। अरे बायर का तो लॉस होगा ना, बायर का एसेट चला गया उनका तो लॉस होगा। हाँ हाँ, और फिर सेलर के पर्सपेक्टिव में अगर देखें उनका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, वो फिर उसको बेचेगा ना, वो सामान लेके गए उसके बाद तो बेचेंगे। अगर बेचे, जो बेचे उसमें अगर कम प्राइस में बेचे तो फिर लॉस हो जाएगा, और एक्स्ट्रा में बेच पाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। उनका प्रॉफिट लॉस कब होगा? तो जब उसको बेचेंगे। लेकिन बायर का सामान चला गया तो उनका लॉस होगा ना, लॉस ही होगा, इसका प्रॉफिट थोड़ी होगा। तो लॉस फाइंड करेंगे, नहीं होगा, उस तरह वो वैल्यूएशन करते। ठीक है, डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करते? एक लॉन्ग टर्म यूज हो रहा है एसेट्स, उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट एक साल के अंदर फेल कर दिए तो फिर एक ही साल के अंदर तो लेके चला गया, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए। ठीक है, तो रिपोजिशन वैल्यू। अच्छा, ये रिपोजिशन को ना एक और नाम बोलते, रिपोजिशन कौन किया बोलो? पोजीशन कौन वापस ली? सेलर। तो मेरा सामान चला गया ना, तो मैंने सरेंडर कर दिए, मेरे लिए तो सरेंडर हो गया ना, भाई पैसा नहीं दे सकते, सरेंडर कर दिया, भाई लेके जाओ, तो मेरा सरेंडर है। तो मेरे लिए वो सरेंडर वैल्यू, मेरे लिए बायर के लिए क्या है? सरेंडर वैल्यू, जितना मैं सरेंडर किए। तो और सेलर के लिए क्या हो? रिपोजिशन, वैल्यू ऑफ रिपोजिशन, एक ही चीज है। ठीक है, तो बायर के बुक्स में हम उसको सरेंडर वैल्यू बोल सकते हैं, और सेलर का बुक्स में रिपोजिशन, वैल्यू ऑफ रिपोजिशन। ठीक है, तो ये जो इसको सरेंडर वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो फर्स्ट केस, अगर एक कंप्लीट रिपोजिशन है, इन केस ऑफ अगर कंप्लीट रिपोजिशन है तो सरेंडर वैल्यू क्या होगा? मतलब रिपोजिशन वैल्यू। ठीक है ना, तो उस दिन मेरा कितना ड्यू था, टोटल ड्यू कितना था? ठीक है ना, वो ड्यू हो जाएगा सरेंडर। अगर कंप्लीट रिपोजिशन है, उस दिन तक मेरा टोटल ड्यू कितना रह गया, मतलब अमाउंट टोटल और कितना पे करना बाकी है, तो टोटल ड्यू क्या हो जाएगा? सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू या वैल्यू ऑफ रिपोजिशन देखो, सरेंडर वैल्यू या वैल्यू ऑफ रिपोजिशन इक्वल टू ए कंप्लीट रिपोजिशन में द अमाउंट ड्यू टू वेंडर, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, टोटल कितना ड्यू रह गया, आगे भी इंस्ट्रूमेंट था ना, तो टोटल मेरा उस दिन कितना ड्यू था। ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू टू वेंडर एट द डेट ऑफ सरेंडर या एट द डेट ऑफ रिपोजिशन, एट द डेट ऑफ रिपोजिशन, जिस दिन वेंडर और रिपोजिस किए उस दिन मेरा टोटल कितना ड्यू रह गया। ठीक है, जनरली यही फॉलो होता है कंप्लीट रिपोजिशन में। आपको अभी समझते कैसे? मान लो 1 लाख का सामान था, 1 लाख का एक एसेट था, उसको इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे, तो वेंडर सेलर हमको बोला कि अभी 20,000 रुपया दे दीजिए,
ठीक है, डाउन पेमेंट हो गया। और कितना देना बाकी है? 1 लाख का 20 में दे दिए, 80,000 बाकी है। अब बोले 80,000 को आप एक काम करो, इसको 12 महीने में पे करोगे, 12 महीने में मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे। हर महीना कितना पे करोगे? हर महीना पे करोगे, नहीं नहीं, अब पे करोगे 8,000 रुपया करके। नहीं नहीं, 12 महीना समझो, 12 महीना 8,000 करके पे करोगे, तो 12 महीना 8,000 मतलब 96 पे कर रहे हैं। और इमीडिएट कितना पे किए थे? 20,000। तो 96 प्लस 20, 1,16,000 पे किए। एक्चुअली कैश प्राइस कितना था? 1 लाख। तो एक्स्ट्रा तो इंटरेस्ट लिए ना, इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा। तो हमको बोला अब इमीडिएट 20,000 दे दो, 1 लाख का तो कैश प्राइस पे खरीदोगे मिल जाएगा, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहोगे तो भी ऑप्शन है। क्या करना होगा? अभी 20,000 दे दोगे और बाकी 8,000 करके 12 इंस्टॉलमेंट्स पे कर देना। ठीक है, अब बोलो मैंने इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे, ठीक है, 4th इंस्टॉलमेंट पे किए, इसके बाद फेल किए, तो कितना मेरा ड्यू रह गया? ठीक है ना, उस दिन कितना ड्यू रह गया? तो आगे 4th के बाद 12 में से 4 पे किए ना, बहुत सारे बाकी रह गया। तो टोटल उस दिन मेरा टोटल कितना ड्यू था? वो सामान लेके चले जाएंगे उतना में। बोलो, और लेके जाने के बाद हमसे बोल सकता है अरे तुम्हारा और भी बाकी है, पेमेंट दो। अरे हमसे और पेमेंट थोड़ी करेंगे, वो लेके गया भाई, लेके गया, ऐसे ही मेरा लॉस है, इसके बाद हम थोड़ी पे करेंगे। तो मेरा ड्यू कैंसिल हो जाएगा उतना में, मतलब जितना ड्यू था वही तो सरेंडर वैल्यू। उसके बाद ड्यू और क्या है? सारा ड्यू खत्म, तो मेरा ड्यू तो क्लोज हो जाएगा, मतलब मेरा जितना ड्यू था उसके अगेंस्ट में ही वो सस्पेंस लेके गया ना। तो यही जनरली होता है। हाँ, कभी कभी वर्स्ट सिचुएशन होता है वो वैल्यूएशन करता है, मतलब इतना राफ यूज करके खराब कर दिए तो अरे बेच के कुछ मिलेगा नहीं उनको। तो वैल्यूएशन करके बोलेगा आपका ड्यू कुछ और है, लेकिन आप इसको वैल्यूएशन करके इतना, बाकी पैसा हमको दो। अभी हो सकता है कुछ केसेस हो सकता है, बट जनरली क्या होता है, अरे अगर किसी का इंटेंशन नहीं है ना, बाइक खरीदे और चारों तरफ एक्सीडेंट करके रखे, मतलब ठीक है पैसा तो अभी देना बाकी है ना, चलो एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट। हाँ, बैंक ही तो फाइनेंस करता है, बैंक वाला ही तो उठा के लेके जाता है, फिर ऑक्शन करता है। ठीक है, खैर, तो इसमें समझ में आया, कंप्लीट रिपोजिशन तो उस दिन मेरा क्या ड्यू था वो हो जाएगा। बट अगर ये पार्शियल रिपोजिशन है बी, एक एक पॉइंट ठीक से समझ में आएगा तो अकाउंट से इजी हो जाएगा। पार्शियल इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, तो इस केस में लेकिन जो सेलर है ना, इसका वैल्यूएशन करेगा। कैसे वैल्यूएशन करेगा? जिस दिन खरीदे थे उस दिन से इस पे डिप्रिसिएशन सेलर अपने हिसाब से चार्ज करेगा, सिर्फ वैल्यूएशन पर्पस में। ठीक है, जिस दिन मैंने खरीदे थे, मेरा सामान लेके जा रहा है, उस दिन से तो यूज हो रहा है ना, उस दिन से डेट ऑफ रिपोजिशन तक और डिप्रिसिएशन लेस करके वैल्यूएशन करके लेके जाएगा, वो वैल्यूएशन करेगा ना, एसेट्स है। तो इसमें तो बोलो सरेंडर वैल्यू कौन वैल्यूएशन कर रहे हैं? सेलर वैल्यू, वो अपना सामान वैल्यूएशन करेगा ना। तो कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ एसेट सरेंडर, मतलब कैश प्राइस कितना था वही तो कॉस्ट था ना, इससे लेस करते जाएंगे, इससे लेस करेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज बाय कौन? सेलर। कब तक? अप टू द डेट ऑफ सरेंडर, जिस दिन रिपोजिशन उस दिन तक, लेस डिप्रिसिएशन चार्ज बाय वेंडर। सेलर मतलब क्या बोले थे? वेंडर है ना। कब तक चार्ज करेगा? अप टू द डेट ऑफ रिपोजिशन, जिस दिन वो सामान लेके जा रहा है उस दिन तक वो डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है, और एक इसमें ध्यान देना, डिप्रिसिएशन कौन चार्ज कर रहा है? वेंडर। वेंडर उस पर डिप्रिसिएशन लेस करके वैल्यूएशन करते। ठीक है, ओके, तो लेस करके जो भी आएगा दैट इज सरेंडर वैल्यू, ये हो जाएगा सरेंडर वैल्यू।
या वैल्यू ऑफ रिपोजिशन। तो देखो दो अलग है। कंप्लीट रिपोजिशन तो उस दिन मेरा कितना टोटल पे करना बाकी था वही हो जाएगा सरेंडर वैल्यू। बस लेके चला गए, सारा सामान सारा ड्यू खत्म है ना, एसेट्स आप लेके चले, उसके बाद में क्या ड्यू है। तो जनरली कंप्लीट रिपोजिशन में ये हो जाता है, बट पार्शियल रिपोजिशन वो वैल्यूएशन करके लेके जाते हैं। इसके बाद वो जितना वैल्यूएशन किया सरेंडर हो गया ना। हाँ और अभी तो जितना इंस्टॉलमेंट पे किए ना, जितना जितना दिन यूज किए उतना दिन का डिप्रेशन चार्ज करें। इंस्टॉलमेंट नहीं है, एसेट से डिप्रेशन लेस करोगे सरेंडर वैल्यू आएगा। इंस्टॉलमेंट थोड़ी देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेशन। अब बोलो सरेंडर हो गया, पार्शियल और कंप्लीट दोनों में कैलकुलेशन। अब मेरा सामान अगर सरेंडर हो गया तो मेरा लॉस होगा ना, तो बायर का लॉस कितना वो कैलकुलेशन करें। लॉस ऑफ बायर पॉइंट सी लिखो, इसी को कंटिन्यूएशन चल रहा है, इसमें बायर का लॉस है, चाहे पार्शियल हो कंप्लीट हो। लॉस कैलकुलेशन का एक ही तरीका है, लॉस ऑफ बायर, लॉस ऑफ बायर ड्यू टू सरेंडर, ड्यू टू रिपोजिशन लिखो या सरेंडर लिखो, ड्यू टू रिपोजिशन। तो बायर का लॉस कितना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट सरेंडर, जो भी एसेट्स लेके चले गए उसका कॉस्ट कितना था देख लो, ठीक है। क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स सरेंडर, राइट। इससे अब लेस करोगे, इससे लेस करोगे, क्या लेस करोगे। अब डिप्रिसिएशन, ये एसेट्स खरीदने के बाद बायर तो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, करेगा या नहीं, बायर भी तो अपने हिसाब से कर रहे थे। तो लेस डिप्रिसिएशन, यहां बायर का डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन चार्ज बाय वो सेलर वेंडर सरेंडर करे तो इसलिए उसमें वैल्यूएशन किए थे ना, लेकिन बायर तो खरीदे थे, तो बायर तो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था, तो बायर का क्या रेट है उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज बाय बायर अप टू द डेट ऑफ सरेंडर, डेट ऑफ सरेंडर। इसमें बायर क्या रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था वो लेस करोगे। ऑब्वियसली बायर का रेट कुछ और हो और वेंडर उसमें ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करते सरेंडर के लिए, ठीक है। तो ये लेस कर दो, तो होगा WDV, WDV रिटन डाउन वैल्यू एट द डेट ऑफ सरेंडर, ठीक है। जिस दिन सरेंडर किए उस दिन का रिटन डाउन वैल्यू, ओके। अब इससे लेस कर देना सरेंडर वैल्यू। अब कितना में सरेंडर हुआ, सरेंडर वैल्यू लेस कर दो और ऑलवेज ये पॉजिटिव आएगा, बैलेंस हो गया लॉस ऑन सरेंडर। हाँ ऊपर जो सरेंडर वैल्यू इतना में ही तो लेके गया ना, मतलब मेरा बुक्स में डिप्रेशन लेस करके ये वैल्यू था, रिटन डाउन वैल्यू था, और उसको अगर लेके जा रहा है सरेंडर वैल्यू माइनस कर दो, डिफरेंस हो जाएगा लॉस ऑन सरेंडर, ओके। ये बायर का लॉस है, ये बायर का लॉस है, बायर से चला गया ना। अब देखेंगे सेलर का इसमें प्रॉफिट है ये कितना, पॉइंट डी, प्रॉफिट और लॉस ऑफ वेंडर, प्रॉफिट और लॉस ऑफ वेंडर। अगर वो सामान वापस लेके चले गए तो उनका कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी कि बायर का लॉस है तो सेलर का प्रॉफिट है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। बायर का इतना लॉस हो गया मतलब सेलर का इतना प्रॉफिट नहीं, कितना प्रॉफिट सेलर का वो देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑफ वेंडर व्हेन, ये तभी करेंगे जब वो सेल करेगा रिपोजिट स्टॉक। वेंडर लेके गया ना, इसके बाद वो सेल करने के बाद ही वो पता करेगा कि इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस है। जब तक सेल नहीं हो रहे वो नहीं फाइन कर सकते, कुछ नहीं, जब सेल करेंगे तभी पता चलेगा। When repository stock, repository stock was sold
बाई वेंडर, ठीक है। वेंडर तभी देखते हैं वो रिपोजिट स्टॉक को बेचने के बाद वो पता करते इसमें प्रॉफिट आया या लॉस आया, ठीक है। ये सबके लिए अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर अकाउंट कर लो। जनरली ये सब सामान क्या होता है ना, ऑक्शन होता है। रिपोजिट करने के बाद क्या होता है, ऑक्शन होता है। एक बहुत सारे सब एक हार, हाँ उस टाइम तो कैश पेमेंट होता है ना, ऑक्शन होता है। ऑक्शन में मतलब क्या होता है, बिड होता है, जो हाईएस्ट बिड करेगा उनको बेचा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उन लोगों के पास ना बहुत सारे इस तरह स्टॉक आ जाता है। मोबाइल फोन हजारों बेचे, उसमें से कम 200-300 तो रिपोजिट हो गया। आजकल लड़का लोग यही है, शो ऑफ करने के लिए अच्छा अच्छा फोन खरीद लेता है, इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है ना, और फेल करते बाद में उसका लेके चला जाता है। इस तरह बहुत होता है केस, और इतना लेके गया उन लोगों ने ऑप्शन कर देता है, सारा ऑप्शन करते जो हाईएस्ट। हाँ ऑप्शन में, हाँ ऐसे ही होता है, ऑप्शन में कम दाम में ही सेल होता है, तो इसीलिए लॉस भी हो सकता है। पता नहीं चलेगा ना आपको, कैसे पता चलेगा कौन। अरे ये सब कंपनी गवर्नमेंट का वेबसाइट में क्यों देगा, अपना सामान ऑप्शन करना है बस, पता नहीं चलता है। होता है लेकिन वो सब दूसरा चीज में। मान लो अगर किसी का बैंक, किसी का मतलब हाउस को कर लिए, रिपोजिट कर लिए, हाउसिंग फाइनेंस लेते ना हम लोग, इंस्टॉलमेंट फिल करते, फ्लैट लेके चला, फ्लैट थोड़ी लेके जाएगा, फ्लैट तो वहीं पे रहेगा घर, गवर्नमेंट क्यों लेगा। जो सेलर है वो वापस ले लेता है, ठीक है, वो वापस ले लेता है ओनरशिप, और इसके बाद ऑक्शन कर देते हैं, ऑक्शन करके बेच देता है, ठीक है। तो ऑक्शन करने से पहले वो लोग पब्लिक नोटिस करता है कि ऑक्शन हो, बस इतना करते। खैर आ जाओ इसमें, तो कितना में सेल किए सरेंडर सामान, ठीक है। सेल ऑफ रिपोजिट स्टॉक, हाँ जो रिपोजिट किए ना उसी सामान को, उसको बोलते हैं रिपोजिट स्टॉक। नॉर्मल गुड्स नहीं है, सेकेंड हैंड गुड्स ना, यूज किया हुआ गुड्स। सेल ऑफ रिपोजिट स्टॉक, सेलर बेचे ना इसको, तो कितना में बेचे, और इसको इंस्टॉलमेंट में नहीं बेचते, और इसको वन टाइम ऑक्शन में वन टाइम ही पे हो जाता है, इसमें और झमेला हटाओ, ठीक है ना। नाउ इससे लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, सरेंडर वैल्यू, कितना में सरेंडर हुआ था ना, इससे लेस कर देंगे सरेंडर वैल्यू। ये लेस कर देंगे तो डिफरेंस क्या, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। लेकिन एक और चीज लेस हो सकता है, हम रिपोजिट किए, देखे थोड़ा सा बाहर में ना कलर सब फेड हो गया, एक बाइक था मान लो, बहुत यूज किए तो कहीं पे कलर फेड हो गया, कहीं पे ठीक ग्लास टूट गया, तो एक काम करते उसको थोड़ा मतलब रिपेयर कर दे, रिकंडीशन कर ले, तो कुछ खर्चा करने से अच्छा प्राइस मिल जाएगा, तो कुछ खर्चा किए वो भी तो लगा ना, वो भी लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑन डिपोजिट स्टॉक, ठीक है, उस सामान को थोड़ा मॉडिफाई, थोड़ा रिकंडीशन करने के लिए कुछ खर्चा किए ताकि बेटर प्राइस में बेच पाए, तो खर्चा भी तो लगा ना, वो लेस करोगे। एक्सपेंसेस ऑन डिपोजिट स्टॉक, इस रिपोजिट स्टॉक में कुछ खर्चा किए रिकंडीशन के लिए, रिपेयर्स के लिए, ठीक है, वो लेस। अरे क्या तुम, अरे ऑक्शन हो रहा है, कोई बोला इसका हम 5,000 देंगे, कोई बोला 8,000 देंगे, बस 8,000 में बेच, इसमें इंस्टॉलमेंट क्यों जोड़ के होगा। हो इतना सारे दिमाग लगा रहे हो ना, सिंपल चीज दिमाग लगाते जा रहे हो आप लोग। वो सामान लेके गए, ऑक्शन किया, जो भी प्राइस मिला बस उतना में बेच दिया। अब सरेंडर वैल्यू लेस करो, और एक्सपेंसेस पे क्यों भी लेस कर दो, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो लॉस है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ रिपोजिट स्टॉक,
क्या हो रहा है, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है और नेगेटिव आ गया तो लॉस है। नेगेटिव मतलब क्या, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा लग गया तभी ना नेगेटिव। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देता है, कुछ अकाउंट्स मतलब जाना लेजर कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करो, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन पूछ लेता है, तो कैलकुलेशन ये सारा सीखना होगा। ओके, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स सीखे। क्या क्या पॉइंट्स सीखे बोलो आप, शुरू से एक बार डिस्कस करते हैं। ये सारा पॉइंट्स सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। एक तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट क्या होता है नहीं देख रहे, टर्म्स। फर्स्ट सीखे कैश प्राइस, है ना। कैश प्राइस का मतलब क्या, बोले कैश में खरीदते वो सामान तो क्या पेमेंट होता, दैट प्राइस इज कॉस्ट, कैश प्राइस। वही एसेट्स का कॉस्ट माना जाएगा बायर के लिए, उस पर आगे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सेकंड इज डाउन पेमेंट, इमीडिएट एग्रीमेंट के टाइम जो पे किए, हाँ कुछ पार्ट पे करते हैं ना, तो जितना पे किए उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। आगे हायर परचेज प्राइस, ऑब्वियसली कैश प्राइस से कुछ एक्स्ट्रा ही तो पे किए, तो कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। और दूसरा ऐसे बोलोगे डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स इक्वल टू हायर परचेज प्राइस, राइट। नेक्स्ट रीपोजेशन, पोजेशन जो दिए थे, यूज करने का अधिकार, राइट जो दिए थे वो वापस ले रहे, मतलब सामान लेके जा रहे हैं, ओनरशिप तो नहीं दिए थे ना। तो रीपोजेशन में पोजेशन वापस लेना, टेकन बैक, कौन ले रहा है, वेंडर। कब पोजेशन वापस लेते हैं, जब इंस्टॉलमेंट फेल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिपोजिशन दो तरह का होता है, एक कंप्लीट और एक पार्शियल, दोनों समझ में आया। अब रिपोजिशन तो कैसे रिपोजिशन का वैल्यूएशन किया जाएगा, वेंडर वैल्यूएशन करते। अगर कंप्लीट है तो जिस दिन लेके जा रहे हैं उस दिन मेरा ड्यू कितना रह गया था टोटल, वो ड्यू कैंसिल हो जाएगा, वही हो जाएगा सरेंडर वैल्यू। और अगर पार्शियल रिपोजिशन है तो इस केस में वेंडर उसको वैल्यूएशन करेंगे, जो भी सामान लेके गए उसका कॉस्ट कितना देख लेंगे, उससे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अप टू द डेट ऑफ सरेंडर, माइनस करके सरेंडर वैल्यू आ जाएगी। और इसमें बायर का लॉस कितना ना, बायर फिर वैल्यूएशन करेंगे इसको, मेरा लॉस कितना हुआ, तो उसका जो एसेट्स लेके गए उसका कॉस्ट कितना देख लो। अब बायर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, तो डेट ऑफ सरेंडर तक बायर के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, माइनस कर दो, आएगा WDV और उसको सरेंडर वैल्यू से माइनस करोगे, बैलेंस हो जाएगा लॉस ऑन सरेंडर। अब इसमें सेलर का कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिपोजिट स्टॉक, वो जब बेचेंगे रिपोजिट स्टॉक को तभी वो आएगा, उसको रीसेल करेंगे ना, जो रीसेल कितना में किया देख लो, और उससे माइनस कर दो सरेंडर वैल्यू, और क्या लेस करोगे, अगर उसमें कुछ रिपेयर रिकंडीशन किए वो खर्चा माइनस कर दो, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। ओके, अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्रीज सीखेंगे, और भी कुछ कैलकुलेशन आएगा। नहीं बहुत सारे में कुछ सीखना होगा, अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते, फिर हम लोग कुछ और सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज, पॉइंट अलग से लिखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो दो बुक है, एक तो बायर का और एक सेलर का, तो हम साइड बाय साइड एंट्री करेंगे। इधर लिखते बुक्स ऑफ बायर, और ऑपोजिट साइड लिखो बुक्स ऑफ सेलर। एक बायर का बुक्स और एक सेलर बुक, बुक्स ऑफ बायर एंड बुक्स ऑफ सेलर। और अभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ब्रैकेट में यहां लिखो कैश प्राइस मेथड। अभी इसमें लिखो, अभी जो रिकॉर्ड करेंगे इस सिस्टम का नाम क्या है, कैश प्राइस मेथड, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर, फर्स्ट जो फॉलो करेंगे उसको बोलोगे कैश प्राइस मेथड, ठीक है। पॉइंट 1 लिखो, बोलो एसेट्स बाय किए ना, कौन बाय किए, बायर, और सेलर सेल किए,
फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स, तो एंट्री क्या करोगे? एसेट्स आया ना बायर के पास, तो बायर में एंट्री करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे? वेंडर से, तो वेंडर नहीं नहीं, अरे बायर के लिए परचेज तो वेंडर के लिए हुई तो सेल्स है, उसमें सेल का एंट्री हो जाएगा, इसमें परचेज का एंट्री, वेंडर अकाउंट, ठीक है। इसमें लिखोगे कैश प्राइस, क्या प्राइस लिखोगे? क्योंकि एसेट्स तो कैश प्राइस में रिकॉर्ड करोगे ना, एक्स्ट्रा तो इंटरेस्ट है। तो यही आप सेलर का बुक्स में क्या करोगे? अगर बायर खरीदे थे तो सेलर तो बेचे वही सामान ना, तो सेलर का बुक्स में एंट्री क्या होगा? बायर अकाउंट डेबिट, बायर का नाम लिखना होगा, बायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसको सिंपल बायर नहीं बोल के हायर बायर भी बोलते, हायर वेंडर मतलब हायर परचेज बेसिस पे, ओनली बायर सेलर सब कोई प्रॉब्लम नहीं। बायर अकाउंट डेबिट टू, ये एसेट्स खरीदे थे एसेट्स टू वेंडर, तो एक सेल किए थे ना ना, एसेट्स उनके लिए गुड्स है, जो बेचते हैं उनके लिए गुड्स है। हम अगर एसी खरीद रहे हैं, मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन जो एसी बेचता है डेली हजारों एसी बेचता है, उनके लिए तो गुड्स है। तो टू एचपी सेल्स, नॉर्मल सेल्स नहीं है, हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ठीक है। वही कैश प्राइस ही, जो भी कैश प्राइस में आएगा वो लिख लोगे, ठीक है। तो बायर का बुक्स में एंट्री एसेट्स टू वेंडर करोगे, लेकिन सेलर में क्या एंट्री करोगे? बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एचपी सेल्स, नॉर्मल सेल्स नहीं है ना, इसीलिए। सेकंड, अब उसी दिन क्या हो, डाउन पेमेंट पे हो रहा है, उसी दिन डाउन पेमेंट भी तो हो रहा है ना, तो लिखो फॉर डाउन पेमेंट। अरे दोनों में आएगा, डाउन पेमेंट एक पे किए तो दूसरे को मिला ना, जैसे एक सेल किए तो एक का खरीदे, ऐसे दोनों में होते जाएगा। दो बार अलग अलग लिखेंगे, एक साथ हो जाएगा इसमें। और डाउन पेमेंट, ये सारा दोनों में एंट्री करते जाओ। बोलो पे कौन किए? बायर पे किए, तो बायर किसको पे किए? वेंडर को पे किए, तो वेंडर टू बैंक, तो बायर में एंट्री करोगे वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इमीडिएट जितना डाउन पेमेंट किए वो लिख देंगे। अब वही बोलो सेलर को मिला पैसा, सेलर क्या लिखेंगे? अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर, बायर से पेमेंट मिला ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर। समझ में आ रहा है? तो डाउन पेमेंट हो गया। थर्ड, अब क्या इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेट आएगा, तो लिखो एक पॉइंट लिखो, फॉर ऑन इंस्टॉलमेंट डेट, ऑन इंस्टॉलमेंट डेट, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट। आजकल क्या होता है, ईएमआई होता है, हर महीना इंस्टॉलमेंट होता है ना, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन में ना महीना का नहीं देता है, आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा हाफ ईयरली या ईयरली, नहीं तो आपका अकाउंट कितना लेंदी हो जाएगा। एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट, 12 महीना का बार बार हर महीना कैलकुलेशन करना होगा ना, ठीक है। हम लोग का इंस्टॉलमेंट बेसिस तो नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स होता है ना, लेकिन क्वेश्चन आप लोग को जो देगा उसमें हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देगा, ठीक है। हाफ ईयरली या इंस्टॉलमेंट देगा, कंसेप्ट एक ही है, हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे, ईयरली तो ईयरली पे करते जाएंगे, ठीक है ना, और मंथली तो हर महीना पे करते जाएंगे, एक ही बात है। लेकिन ये अगर मंथली इंस्टॉलमेंट्स है तो एक साल का अकाउंट करना होगा, कितना लेंदी हो जाएगा। हाफ ईयरली तो साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट देना है, ईयरली तो एक बार देना है ना, तो इजी हो जाता है अकाउंट। इसीलिए इजी करने के लिए इंस्टॉलमेंट ईयरली हब, तो ऑन इंस्टॉलमेंट डेट्स, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट डेट में 2 चीज देखना है, एक ए, तो इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा ना, लास्ट पेमेंट से इंस्टॉलमेंट डेट तक इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर, इंटरेस्ट
चार्ज बाय वेंडर। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी तो ऐड करके लेंगे ना आपसे पैसा, एक्स्ट्रा जो ले रहे हो क्या इंटरेस्ट तो ले रहे थे, तो हर इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, तो इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर। तो बोलो इंटरेस्ट किसके लिए एक्सपेंसेस है, बायर का, बायर के लिए एक्सपेंसेस, और वेंडर के लिए इनकम है, अलग से इनकम हो जाएगा। तो बायर में एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ देना है वेंडर को, टू वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके लिख देंगे, ठीक है। और वही इंटरेस्ट वेंडर के लिए क्या इनकम है, तो इसमें लिखेंगे बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें लिखेंगे बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। एंड सेकंड, एक तो इंटरेस्ट चार्ज किए ना, इंस्टॉलमेंट डेटा है तो इंटरेस्ट चार्ज किया हमसे, हमको तो इंटरेस्ट के साथ देना होगा ना इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट कितना वो बता दिए, बस उसके हिसाब से मैंने रिकॉर्ड कर ली, वेंडर भी रिकॉर्ड कर ली। अब इंस्टॉलमेंट भी तो पे करेंगे, और इंस्टॉलमेंट डेट में सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंस्टॉलमेंट भी तो पे करेंगे, फॉर इंस्टॉलमेंट पेड इंक्लूड करके इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो भी है वही तो पे करेंगे ना। नहीं इंटरेस्ट तो दिखाओगे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, अब पेमेंट भी तो करोगे, अरे इंटरेस्ट के साथ पे भी तो करोगे ना, जो कैश पे करोगे वो तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ही तो पे करोगे इंस्टॉलमेंट। अरे ऐसे थोड़ी है भाई, इंटरेस्ट इतना रुपया अलग से रख लो और फिर इस बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इतना रख लो, ऐसे थोड़ी है, एक साथ देंगे ना टोटल, तो रिकॉर्ड अलग से करना होगा, कितना इंटरेस्ट अलग से चार्ज करो, इंस्टॉलमेंट जितना पे कर दो, तो एंट्री करोगे पे कर रहे हैं ना वेंडर टू बैंक, इंस्टॉलमेंट जितना है वो लिख दो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और इनको पेमेंट मिला बैंक डेबिट टू बायर, ओके। तो बायर का बुक सेलर का बुक में इंस्टॉलमेंट डेट, हर इंस्टॉलमेंट डेट में करते जाओगे जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो रहा या जब तक रिपोजिशन नहीं हो रहा, ठीक है। ओके क्लियर है, अब आएगा ही आएगा, आगे आएगा, ठीक है। इसमें तो सब सीखना होगा हम लोग को, हम लोग ना तो खरीदे ना बेचे, हम लोग अकाउंट सीख रहे हैं ना, यस। तो आगे आते आगे बढ़ते, इंस्टॉलमेंट डेट हो गया, इसके बाद फिर क्या होगा, अब एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, ईयर एंड हो रहे हैं ना, ईयर एंड में फिर क्या करोगे, पॉइंट 4 लिखो, एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग, ना इंस्टॉलमेंट हो सकता है साल में एक ही बार इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट भी उसी दिन करेंगे, और फिर ईयर एंड हो रहे हैं, ईयर एंड में भी कुछ एडजस्टमेंट आएगा। हर साल अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ करेंगे, क्या करेंगे, एक तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बाहर खरीदे ना, और फिर ये जो इंटरेस्ट इस साल जितना पे किया तो एक्सपेंसेस है, वो पीएल में चार्ज करेंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, एक फर्स्ट क्या करना है, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स, बट बोलो डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेंगे, बायर, बायर खरीदे ना, बायर के पास है ना, बायर यूज कर रहे हैं, तो बायर, सेलर में नहीं, सेलर के लिए गुड्स है, वो तो बेच दिए, उस पर डेप्रिसिएशन, गुड्स पे थोड़ी डेप्रिसिएशन होता है, तो बायर में डेप्रिसिएशन करोगे, क्या एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स,
एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा ना। और मेथड है स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग होता है ना। तो आप लोग का भी ये दो ही मेथड इसमें दे सकता है, आइदर स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग। क्वेश्चन में मेंशन करेगा। हाँ 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 हाँ, सब कुछ करना होगा। अरे क्वेश्चन में मेंशन करेगा स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। तो डेप्रिसिएशन जितना भी वो चार्ज कर दो, सेलर में तो नहीं करोगे, सिर्फ बायर में आएगा ना। कंटिन्यू। बी, अब क्या करेंगे एट द एंड? अब ये जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर तो करेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन बोलो पीएल में ट्रांसफर करते, इंटरेस्ट भी एक्सपेंसेस पीएल में ट्रांसफर करेंगे। फॉर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर फाइनल अकाउंट हो रहा है ना एट द एंड ऑफ ईयर। फॉर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर, बायर में भी आएगा सेलर में भी। सेलर में सिर्फ इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट मिला उनको, इंटरेस्ट उनके लिए इनकम हो गया ना। तो बायर में क्या करोगे? बायर में करो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फाइनल अकाउंट में जो पीएल बनाओगे, पीएल में आता ना डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी तो एक्सपेंसेस है, ये भी तो पीएल में आएगा ना। तो इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना देख लो, टोटल इंटरेस्ट कितना देख लो। अगर हाफ ईयरली तो साल में 2 बार इंटरेस्ट पे किए ना, दोनों इंटरेस्ट जोड़ के 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, वो फाइनल अकाउंट में चार्ज कर दोगे। और इसमें एंट्री करोगे इंटरेस्ट टू पीएल। सेलर में तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट था ना, वो डेबिट करो और पीएल क्रेडिट, पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ओके, नाउ फाइनली सब कुछ हो गया। अब बाई चांस इंस्टॉलमेंट फेल किए तो रिपोजिशन होगा ना, और इंस्टॉलमेंट फेल करेंगे तो रिपोजिस्ट होगा, तो रिपोजिशन का एंट्री 4 के बाद अब 5 लिखो। फॉर रिपोजिशन ऑफ एसेट्स 5, फॉर रिपोजिशन ऑफ एसेट्स। कितना में देगा बोल नहीं सकते, तो सारा क्वेश्चन तो 15 मार्क्स का नहीं आएगा ना, यही है। अभी मार्क्स का कुछ नहीं बताया इन लोगों ने, क्या गलत बात है सब। फॉर रिपोजिशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, इसमें एक एक करके करते जा रहे। पॉइंट ए, पहले वो सामान लेके गया ना, इंस्ट्रूमेंट फेल किए थे तभी ना लेके गया। फॉर एसेट सरेंडर, बायर सरेंडर किए और वेंडर रिपोजिस किए ना। फॉर एसेट्स सरेंडर, एसेट्स खरीदे थे तो बोलो क्या एंट्री पास किए थे? फर्स्ट एंट्री एसेट्स टू वेंडर, लेके चला गया, वेंडर टू एसेट्स, ठीक है। बायर में एंट्री क्या करोगे? वेंडर डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और इसमें कौन सा वैल्यू आएगा? सरेंडर वैल्यू। ये थे ना सरेंडर वैल्यू, तो इसमें जो वैल्यू लिखोगे वो कौन सा वैल्यू आएगा? सरेंडर वैल्यू या रिपोजिशन, वैल्यू ऑफ रिपोजिशन बोले थे ना। तो बायर का बुक्स में हो गया, बायर का बुक्स में हो गया ना। अब सेलर का बुक्स में आते हैं, वेंडर का बुक्स में। वेंडर लेकिन सेल का एंट्री किए थे, बोलो वेंडर क्या एंट्री पास किए थे? बायर टू एचपी सेल्स, उल्टा उसको नहीं करते, उसको रिवर्स नहीं करते, सेल्स को डेबिट नहीं करते। मतलब 2 साल पहले खरीदे थे, ये वाली इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद फेल किए, तो 2 साल पहले का सेल्स को कैसे ठीक करेंगे? वो नहीं करते, ठीक है। लेकिन इनके लिए एसेट से एसेट चला गया, ये एंट्री, इसको इनका रिपोजिट स्टॉक बढ़ जाएगा, रिपोजिट स्टॉक इंक्रीज होगा ना। सरेंडर हो गया तो उनका रिपोजिट स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक डेबिट, ये लिखते हैं रिपोजिट स्टॉक डेबिट।
रिपोज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। अगर सामान मेरे से लेके चला गया, आई एम द बायर, तो सेलर का स्टॉक बढ़ जाएगा ना, अलग से स्टॉक मेंटेन होता है, इसको ऑक्शन किया जाता है ना, नॉर्मल सेल नहीं कर सकते, इसीलिए अलग से मेंटेन होता है स्टॉक, रिपोज स्टॉक। ठीक है, तो जो भी सामान लेके जा रहे हैं वो सब उसी स्टॉक में रहेगा और बाद में ऑक्शन करके बेच देंगे। ठीक है ना, तो जो भी सरेंडर वैल्यू आया था वही वैल्यू लिखेंगे, एंट्री ये करेंगे, रिपोज स्टॉक डेबिट टू, बोलो, बायर अकाउंट। बी, अब बोलो एसेट्स अगर बायर का चला गया तो लॉस हो गया ना, तो लॉस ऑन सरेंडर कैलकुलेशन किए थे ना, सरेंडर में लॉस कितना, और लॉस ऑन सरेंडर ऑफ बायर, लॉस ऑन सरेंडर ऑफ बायर, इसमें से बायर का बुक्स में करोगे, सेलर जब तक सेल नहीं कर रहे उनका प्रॉफिट लॉस नहीं पता है, तो लॉस के लिए एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और हम लोग एंट्री कर चुके, लॉस कैलकुलेशन किए थे ना ऊपर, वही लॉस इसमें लिख देना, नहीं होगा। अब सेलर में क्या करेंगे, बायर का बुक्स कंप्लीट हो गया, अब सेलर में क्या होगा, बी इधर लिखो अलग से, सेलर में लिखो। अब ये जो रिपोज स्टॉक आया किसके पास आया बोलो, मैंने सामान इंस्टॉलमेंट फेल किए, आई एम द बायर, मेरे से लेके चले गए, तो सेलर के पास आ गया, सेलर का स्टॉक बढ़ गया ना। अब उसी सामान देखा थोड़ा सा रिकंडीशन कर दे, रिपेयर कर दे या कलरिंग कर दे बाहर, तो अच्छा प्राइस पे सेल हो जाएगा। एक्सपेंसेस पे कर रहे ना, कौन के कर रहे, वेंडर, तो सेलर का बुक्स में एंट्री होगा ना, फॉर एक्सपेंसेस पेड ऑन रिपोज स्टॉक, है ना, फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिपोज स्टॉक। इस रिपोज स्टॉक में कुछ खर्चा कर रहे हैं, अरे नहीं उसमें तो, अरे इसमें तो एक ही हुआ था ए, बी तो होएगा नहीं बी, अरे सेलर का बुक में सरेंडर का लॉस बायर का ही सिर्फ था, उसमें नहीं था, उसमें कैसे आएगा, बायर का लॉस सेलर का थोड़ी है, सेलर में बी हो जाएगा, ये तो दोनों में कॉमन था। तो एंट्री बोलो क्या होगा, एक्सपेंसेस पे किए ना, एक्सपेंस नहीं, और रिपोज स्टॉक का कॉस्ट बढ़ेगा, रिपोज स्टॉक डेबिट टू बैंक, रिपोज स्टॉक तो एक्सपेंसेस लगा लेकिन स्टॉक का ही तो कॉस्ट बढ़ेगा ना, रिपोज स्टॉक डेबिट टू बैंक, जितना खर्चा किए वो लिख दो। अब थर्ड एंट्री, अब उसको बेच रहे सेलर, सेलर अब क्या किए, उसको रिकंडीशन करके बेच दिए, तो सेल का एंट्री करोगे, ये सारा सेलर में हो रहे ना, पर सेल ऑफ रिपोज स्टॉक, रिपोज स्टॉक, सेल ऑफ रिपोज स्टॉक, तो बोलो पैसा आ गया ना। अब वन टाइम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपोज स्टॉक, रिपोज स्टॉक बेचे तो रिपोज स्टॉक क्रेडिट कर दो, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बेच दिए तो अब पता चलेगा उनका लॉस हुआ या प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो एंट्री करोगे, लॉस में ऑपोजिट हो जाएगा, पर प्रॉफिट ऑन सेल, डी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल। अब रिपोज स्टॉक बेच के जो प्रॉफिट आया तो एंट्री करोगे रिपोज स्टॉक टू, रिपोज स्टॉक डेबिट टू पीएल, ओके, और लॉस तो ऑपोजिट कर लोगे एंट्री। ठीक है, बस कंप्लीट, सिर्फ ये लिखना ना, फॉर लॉस ऑपोजिट एंट्री, फॉर लॉस ऑपोजिट एंट्री, लॉस होने से, हाँ, फॉर लॉस ऑन सेल, पीएल टू रिपोज स्टॉक हो जाएगा, जस्ट एंट्री को ऑपोजिट कर दोगे। ठीक है, तो था अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखे कि इसका
कैलकुलेशन कुछ कुछ टर्म्स सीखे, इसके बाद सीखे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अब बहुत सारे कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल सीखेंगे, लेकिन बहुत कुछ कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं।